हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अगर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी अगर पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी का ही मीनिंग नहीं पता होगा तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी क्या पढ़े, मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक, तो ये फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब शरीर में जो भी काम हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, वो कैसे काम करता है, उसका विज्ञान, उसका साइंस। ठीक है, तो फिजियोलॉजी वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है फिजियो, दूसरा है लॉगी। फिजियो मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉगी मतलब स्टडी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? शारीरिक संरचना। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका तो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा ही, कोई संरचना होगा ही। जैसे कि ह्यूमंस में ही है, एक स्ट्रक्चर है, तभी ना हम आपको देख पाते हैं। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? नहीं देख पाएंगे। तो वही फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या हो जाता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी बहुत सारा ब्रांच होता है, तो वैसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी है इसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान। अब जंतु मतलब क्या? जो भी जीवित है वो हो गया जंतु। अब जीवित क्या होता है? प्लांट भी होता है, एनिमल भी होता है। ठीक है, तो अगर प्लांट का फिजियोलॉजी है तो मतलब प्लांट का शारीरिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर एनिमल का फिजियोलॉजी है तो उसमें क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। ठीक ना। अब देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का डेफिनेशन। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या हो जाता है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। अब प्लांट्स के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बॉटनी में। अब बॉटनी का हिंदी क्या हो जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो बॉटनी होता है इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक, जो पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पेड़ में भी जितना काम होता है वो सब। ठीक है, अब इसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पौधा और पानी के बीच में कैसा संबंध है, कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो पढ़ते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। अब प्लांट वाटर रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले जैसे सबसे पहला जो यूनिट है वो है वाटर पोटेंशियल। लेकिन अगर हम लोग बेसिक्स ही नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होगा? समझ में तो आएगा नहीं कुछ। तो इसीलिए बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये जो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है इसका बेसिक्स में क्या क्या आ जाता है? डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सब बेसिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या फिर रोल ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स। क्योंकि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें डिफ्यूजन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो ये जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा उसमें आप सभी को आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। अगर हम लोग कोई भी चीज़ है, इंग्लिश में वर्ड है, अगर उसको अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सारे हम लोग को जो सवाल होगा उसका आंसर या फिर जवाब मिल ही जाएगा। ठीक, तो डिफ्यूज़न का हिंदी होता है प्रसार, कोई भी चीज़ का फैलाना या फिर उसका प्रचार प्रसार करना। जैसे सुनते होंगे इलेक्शन के टाइम में प्रचार प्रसार, मतलब क्या होगा? उस कैंडिडेट का जो भी वो जो कैंडिडेट है वो अपना सबको बता रहा है कि मैं भी खड़ा हूँ। ठीक, तो वो अपना क्या कर रहा है? प्रसार ही कर रहा है एक टाइप से। तो डिफ्यूज़न का जो डेफिनेशन होता है वो हो जाता है द मूवमेंट ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अगर आपको नहीं पता होगा तो जैसे जो डिफ्यूज़न होता है वो हर सब्सटेंस में जो भी स्टेट ऑफ मैटर है उसमें पाया जाता है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, तीनों प्रकार में पाया जाता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन
टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, अब यहाँ जो कंसंट्रेशन वर्ड है इसका मतलब होता है गाढ़ा। कोई भी चीज़ जो गाढ़ा है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे यहाँ बहुत सारा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस प्लेस पे, और इस प्लेस पे कम है। ठीक, तो यहाँ ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं, पतला है। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब होता है पतला। तो जो मूवमेंट होगा वो किधर से होगा, जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है उधर से कम कंसंट्रेशन की तरफ, तो इधर से इधर मूव करेगा, तो यही है डिफ्यूज़न। ठीक है, और इसके बाद अगर एक वर्ड और आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो वर्ड आता है, ग्रेडियंट का मीनिंग होता है ढलान। कोई भी चीज़ जो स्लोप है, जैसे इस प्रकार से, तो ये क्या है, एक ढलान है। तो ये कहा यहाँ ऊंचाई है, यहाँ नीचाई है, तो ऊंचा से नीचा की तरफ जा रहा है, तो यही है क्या, ढलान है। तो जहाँ भी ढलान होगा तो वहाँ अगर कोई भी चीज़ ऊपर छोड़ेंगे तो वो अपने आप ही नीचे आ जाता है, कोई भी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो वही है दूसरा जो डेफिनेशन आ जाता है डिफ्यूज़न का, वो हो जाता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो गाढ़ापन का जो ढलान है उस पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ऊपर से नीचे की तरफ, उसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव मूवमेंट, दूसरा होता है पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मतलब क्या है कि उसमें कोई एनर्जी हम लोग डालें, एक्सटर्नल एनर्जी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है ये क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। जो पैसिव मूवमेंट होता है उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से कोई हम लोग एनर्जी नहीं लगाते, वो मॉलिक्यूल जब वो अपना एनर्जी पे खुद ही चलता है और जो डिफ्यूज़ करता है, ठीक है, वहाँ पे उसका खुद का एनर्जी यूज होता है, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं। अब अगर आप डिफ्यूज़न अगर यहाँ तक समझे होंगे तो आपको मन में एक सवाल आना चाहिए कि डिफ्यूज़न कब तक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये कब तक होगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इधर 3 बज जाएगा और इधर आके सारा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी का एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब पहुंचेगा तब वहाँ पे डिफ्यूज़न होना बंद हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का अगर इंग्लिश में हम लोग कुछ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उतना ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम का हिंदी कहा जाता है संतुलन। अब संतुलन कब होगा, जब दोनों तरफ बराबर होगा। मान लीजिए इधर 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो डिफ्यूज़न का इधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। लेकिन कब तक होगा, जब तक इधर 6 मॉलिक्यूल्स और इधर 6 मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाए तब तक डिफ्यूज़न होगा। और जैसे ही ये 6 बराबर हो गया तो यहाँ डिफ्यूज़न क्या होगा, रुक जाएगा, इसके बाद डिफ्यूज़न नहीं होगा। तो बस यही है एक्सप्लेनेशन। डिफ्यूज़न ऑकर्स टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तभी तक डिफ्यूज़न होगा, जब जैसे ही इक्विलिब्रियम में पहुंच गया डिफ्यूज़न होना बंद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स डिफ्यूज़न का। यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो 5 चीज़ का मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। सबसे पहला ये जो एग्जांपल है ये है कंसंट्रेशन का। ठीक, जो सॉल्यूशन जो होता है उसमें कंसंट्रेशन अगर हायर है लोअर है तो उसमें कैसे मूवमेंट होगा। ठीक, तो अब देखते हैं सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, घोल। अब घोल क्या होगा, अगर कोई घोल कैसे बनेगा, जब एक चीज़ किसी चीज़ को घुला लेगा अपने अंदर तभी घोल बनेगा। तो जो चीज़ जो अपने अंदर किसी चीज़ को घुला ले उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ घुल जाए उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, घुलाने वाला, सॉल्यूट हो गया घुलने वाला। तो सॉल्वेंट में जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो है वाटर। ठीक, और साल्ट, शुगर, एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो पिंक कलर में है ये सॉल्यूट है और जो ब्लू है ये सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन ए है इसमें ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन 1 है, कंसंट्रेशन 2 है। तो
जो C1 है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन है। अब ये जो लाइन है, ये जो बीच का सेमी, मान लीजिए इसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें ट्रांसफ़र कैसे होगा, इस साइड से इस साइड, सॉल्यूशन A से B तक होगा। और कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है, ये है टेम्परेचर के ऊपर। मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए और उसका सटा करके ही, ये मेटल है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किए, इसको सटा करके दूसरा मेटल रखे जिसका डिग्री, जो टेम्परेचर का डिग्री है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र 100 डिग्री से 10 डिग्री की तरफ होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों का 55-55 ना हो जाए। ठीक। अब तीसरा एग्जांपल जो है प्रेशर के ऊपर है। जो हम लोग के घर में LPG गैस आता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये सिलेंडर है LPG का। ठीक। अगर हम लोग नाम में देखते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब क्या है, जो पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाइड किया गया। तो लिक्विफाइड कैसे करते हैं, जब उसको हाई प्रेशर देते हैं तो जो गैस होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे चैम्बर में गैस रखा हुआ है, तो इसका जो पार्टिकल्स है ये क्या आता है, दूर दूर में होगा। ठीक। और जब इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाते थे हम लोग, प्रेशर लगा करके इसको दाब करके नीचे ला दिए, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा, इतना दूर का जो मॉलिक्यूल्स होगा इस जगह का, वो भी तो नीचे आ जाएगा प्रेशर की वजह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा पास पास करीब आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो गैस होता है उसका दूर दूर मॉलिक्यूल्स होता है, जो लिक्विड होता है उसका थोड़ा पास पास होता है, और जो सॉलिड होता है उसको और पास एकदम क्लोजली पैक्ड होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो गैस का मॉलिक्यूल से ज़्यादा नज़दीक आ गया तो क्या हो गया, लिक्विड के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या बन गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बन गया। अब जब ये लिक्विफाइड बन गया और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जिधर हाई प्रेशर से उधर से लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोग गैस चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ जैसे ही ऑन करते हैं स्विच, तो ऑन करते ही वक्त क्या होता है, वहाँ का प्रेशर कम है तो जो सिलेंडर है वहाँ से इधर तक आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम कब पहुँचता है, अब देखते हैं गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो ख़त्म कैसे हो गया, बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर और सिलेंडर में बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, गैस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है। अगर हम लोग अगरबत्ती जलाएं कोई भी घर में, तो उसका क्या होता है, कोई भी रूम का एक कोना में जलाएंगे तो पूरा रूम में भर जाता है, तो वो हो गया डिफ्यूजन गैसेस में। इसके बाद अगर सॉलिड में देखें, तो सॉलिड में अगर ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं हम लोग, अगर ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखा जाता है, तो अगर थोड़ा देर बाद उसको अगर मिटाते हैं तो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड में भी चौक का कुछ पार्ट रहता है, जैसे जो वर्ड हम लोग लिखे हैं वो दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूजन हो गया है चौक का। ठीक। इसके बाद अगर लिक्विड में देखें, तो एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें एक बूंद चाहे 2 बूंद उजाला डालिएगा, क्या हो जाएगा, पानी थोड़ा देर के बाद पूरा नीला हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया लिक्विड में डिफ्यूजन। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है पढ़ाई। ठीक है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मैंने लिंक दे दिया हुआ, या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक दिया हुआ। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। अब देखते हैं डिफ्यूज़न क्यों होता है, वाई डिफ्यूज़न ऑकर्स। ठीक है। तो जैसे कि बताएं कि जो हर मॉलिक्यूल होता है, उस जो डिफ्यूज़न होता है वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस में होता है। ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास अपना एक एनर्जी होता है, जिससे क्या होता है, वो अपने जगह पे मूव करते रहता है। ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास अपना एक एनर्जी होता है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इधर उधर घूमने के लिए खोजते रहता है। ठीक। तो जहाँ उसको कम कंसंट्रेशन का जगह मिला, रीजन मिला, उस तरफ भाग जाता है। ठीक है। तो इसी कारण डिफ्यूज़न होता है। तो वाई डिफ्यूज़न ऑकर्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो डिफ्यूजन जैसे बताएं कि क्या होता है, पैसिव मूवमेंट होता है। पैसिव मूवमेंट में अपने खुद का एनर्जी से मूवमेंट होता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता। तो अगर हम लोग देखें कि हर मॉलिक्यूल्स के पास अपना काइनेटिक एनर्जी होता है, जब हर मॉलिक्यूल्स के पास अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है किसी जगह पे, यहाँ एक मॉलिक्यूल है। ठीक। तो ये पांचों मॉलिक्यूल्स का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा।
ठीक है। अब यहीं पे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ पे नंबर बढ़ा दिए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारा का सम अप हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स का अपना काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो वही है यहाँ हाई कंसंट्रेशन कब हाई होगा, जब सॉल्यूट्स या फिर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा, इसीलिए डिफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग देखें कि डिफ्यूजन क्या होता है, क्यों होता है। अब देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन का रेट मतलब गति, वो किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा तो मूवमेंट जल्दी होगा, तो जिससे क्या होगा, डिफ्यूज़न जल्दी होगा। तो टेम्परेचर से क्या होगा, डिफ्यूज़न जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ जाएगा। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। अब मीडियम का कंसंट्रेशन कैसा है, तो अगर ज़्यादा रुकावट होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा तो क्या होगा, जल्दी तो जा नहीं पाएगा, धीरे धीरे जाएगा। अगर पतला होगा तो जल्दी पार हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, जिससे डिफ्यूज़न स्पीड होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम पे डिफ्यूज़न क्या होता है, इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम बढ़ाएंगे तो डिफ्यूज़न घट जाएगा। इसके बाद साइज एंड मास ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। अगर साइज़ छोटा होगा, मास कम होगा, तो उससे क्या होगा, फुर्तीला होगा मॉलिक्यूल्स, तो वो जल्दी जाएगा। अगर साइज़ ज़्यादा होगा और मास भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन से, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जैसे यहाँ जो कंसंट्रेशन है वैसे ही डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, कि हाई डेंसिटी होगा तो जल्दी डिफ्यूजन नहीं होगा, और लेस डेंसिटी होगा तो जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। इस पर कैसे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन प्रेशर जो देखेंगे ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगर डिफ्यूजन दूर ज़्यादा डिस्टेंस में जाना तो क्या होगा, लेट से होगा डिफ्यूजन, और कम डिस्टेंस में होगा तो जल्दी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट जो हम लोग फैक्टर देखते हैं वो क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट पे भी तो देखना होगा ना। अगर कोई सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स जल्दी घुलने का एबिलिटी रखेगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन जल्दी होगा। अगर लेट से घुलेगा तो डिफ्यूजन लेट होगा। तो यहाँ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जल्दी घुलेगा तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, और लेट से घुलेगा तो डिफ्यूजन लेट से होगा, ठीक। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जो डिफ्यूज़न है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कैसे होता है एक्सचेंज, जब अगर जो एटमॉस्फेयर है उसमें कम अमाउंट में CO2 होगा, ठीक ना, वहाँ कम अमाउंट में CO2 होगा तो क्या आ पाएगा इधर प्लांट में, नहीं आ पाएगा। तो CO2 में जैसे जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वहाँ क्या हायर कंसंट्रेशन है। और जो प्लांट का लीव्स होता है उसमें कंसंट्रेशन लो है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से आ जाता है। और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो लीव्स में ज़्यादा होता है, पत्ता में ज़्यादा होता है, और एटमॉस्फेयर में कम होता है, तो डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक। तो ये कैसे होता है, ये भी डिफ्यूजन से ही होता है। जो प्लांट जो लीव्स होता है उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किस में, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें डिफ्यूज़ करके फिर एटमॉस्फेयर में चल जाता है। इसके बाद पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड मिनरल्स सॉल्ट। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो आयंस का, मिनरल सॉल्ट्स का, ये किसके द्वारा होता है, प्लांट के रूट्स के द्वारा। ये भी डिफ्यूजन से ही होता है, क्योंकि जो आयन का कंसंट्रेशन है वो प्लांट में कम होता है, और जो बाहर सॉइल में वाटर के साथ है तो उसमें ज़्यादा होता है, तो ऐसे मूवमेंट हो जाता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट्स बाय रूट हेयर। ये भी डिफ्यूजन के कारण ही होता है, क्योंकि प्लांट का जो रूट हेयर है उसमें कम पानी होता है,
और जो बाहर है सॉइल में उसमें ज़्यादा पानी होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। तो जो डिफ्यूज़न ऑफ वाटर है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में, ठीक है। अब इसी डिफ्यूज़न के साथ साथ ही हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, डिफ्यूज़न प्रेशर। प्रेशर का हिंदी क्या होता है, दबाव। किसी चीज़ को दबाव, किसी ऊपर प्रेशर डालना, ठीक है, वो होता है दबाव। और डिफ्यूज़न मतलब प्रसार, प्रसार होने का दबाव, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन से क्या समझ में आता है, दैट द डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस एक्सर्ट्स ए प्रेशर। कहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, जो डिफ्यूज्ड आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स है, ऑन द सब्सटेंस और मीडियम इन विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। जिस सब्सटेंस या फिर मीडियम में जो डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जिस मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हुआ है वो लोग जो प्रेशर लगाएंगे उसी को डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। या फिर दूसरा जो डेफिनेशन वो क्या है, द पोटेंशियल एबिलिटी, मतलब संभावित क्षमता की, कोई भी मॉलिक्यूल के पास कितना संभावित क्षमता है ऑफ ए सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जो हाई एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन में जाने के लिए कितना क्षमता है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। डिफ्यूजन, ये जो डेफिनेशन है इससे तो उतना अच्छा से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए जो एक ऐसे ही मैं जो अपने आप को समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो फार्मूला से मैं समझता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक पेन में कुछ इंसान है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे इंसान को मॉलिक्यूल समझिए और कुछ ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है ब्लैक में, इसको क्या करना है, डिफ्यूज़ करना है इसमें, इस ग्रुप में, ब्लैक वाले को ब्लू ग्रुप में डिफ्यूज़ करना है। तो इसके पास एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो ये सब का जो पावर है उसको ओवरकम करके घुस सके, है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक रूम है, रूम में गेट लगा हुआ है, गेट बंद है, तो अगर आपको गेट तोड़ना है तो उससे गेट जितना से टूटेगा उससे ज़्यादा पावर होगा तभी ना, या फिर उसके बराबर होगा तब आप तोड़ पाइएगा गेट। तो वही है, इसके पास जो जितना क्षमता है ताकि वो इसमें डिफ्यूज़ कर सकते, इसमें घुल मिल जाए, तो ये हो जाता है डिफ्यूज़न पोटेंशियल एबिलिटी घुलने का। या फिर अगर ये घुल गया हुआ है तो ये क्या होगा, एक दूसरे इस पे ब्लू वाले के ऊपर प्रेशर लगाएगा चाहे, या फिर जो ये ब्लू वाला है ये ब्लैक वाले सबके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक ना। तो यही जो प्रेशर है इसी को ओवरऑल क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रेशर बोलते हैं। अब जो ये डिफ्यूज़न प्रेशर है ये 3 चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, या फिर मेनली 2 चीज़ पे। जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये जो काला वाला आदमी कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है, कितना गाढ़ा है, ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक। तो ये इस पर डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जिससे डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अब कैसे घटेगा बता देते हैं। जैसे ये ब्लू वाले टीम है, अब इसके सामने तो ये तो क्या हो गया, ये एक इनेमी आ गया, है कि नहीं। ये जो क्या है, ये एक दुश्मन है। तो अगर ये लोग अकेले, मतलब इसके साथ कोई दुश्मन नहीं है, तो ये सबके पास अपना एक टोटल क्षमता है। जैसे मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 का एक एक क्षमता लेते तो एक 10 क्षमता हो गया टोटल। और इस ब्लैक वाले के पास भी कितना है, जैसे इसको रुके लिख करके बताता हूँ मैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 5 ब्लू टीम है, ठीक है, हर के पास 2, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2 पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, 1 2 3 4, 6 जन है तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन सब का मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर मतलब सब टोटल मिला के कितना पावर है इसका, 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक वाला, मान लीजिए इसका एक का पावर 3 है, या फिर मान लीजिए 2 है, बराबर है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो गया। यहाँ पे 4 है। अब चूंकि ये अलग टीम का है तो ये अगर इसमें घुसेगा, इस वाले टीम में, तो ये सब मिल करके क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ से 4 माइनस हो गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे जो मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 12 है।
लेकिन जब कोई भी एनिमी या फिर सॉल्यूट आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। तो यही है, डिफ्यूजन प्रेशर किस पे डिपेंडेंट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना क्या होगा, घटते चला जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर। इसके बाद टेम्परेचर के ऊपर भी, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में पार्टिकल्स मूव करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में। ठीक है, या फिर टर्गर प्रेशर, किसी एक पे वीडियो होगा।